केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर हमारा बेसिक जो आता है वो एयर से रिलेटेड चीज़ आ रही है, या हमारी इन्वायरमेंट को जो चीज़ पोल्यूट कर रही है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। हमारी इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग्स भी आ रही हैं, जितनी भी उसमें एयर है, वाटर है, जो जो चीज़ इन चीज़ों को हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है ना, वो हम इस केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और फिर हम उनकी प्रिवेंशन भी देखते हैं, और उनके इफेक्ट्स भी, और उनको उनके रिमूवल के मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। एयर से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है इसके अंदर, इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि उसने पूछा होगा कि आपके पास एयर के, पहले हम एयर को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं बेटा इसके अंदर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आर्गन। हाइड्रोजन नहीं होती सर? हाइड्रोजन आपकी, मानी मेन बताएं, जो मेन में जिनकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन के साथ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। फिर आर्गन है। हम्म आर्गन। आर्गन है नोबल गैस के अंदर। आर्गन है, आर्गन के अंदर कार्बन। आपके पास, ठीक है। तो ये और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी जो है वो तकरीबन 1% बना रही होती है आपके पास। तो ये बेसिक कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन कभी कभार आ जाती है, पूछ लेता है वो कितनी है, तो ये ऐसे आपने, ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेजेस, नोबल गैसेज हैं, मेन यही चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपने यही याद रखनी है कि आपकी एयर इज बेसिकली या मिक्सचर। मिक्सचर आपको पता है कि कोई इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ हुआ, सिंपल ये गैसेज मिक्स होकर रह रही हैं, वो ये मिक्सचर है, और उसके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिर हमारे पास मेन जो चीज़ इसमें आती है वो आती है पोllutants। हमारी जो एयर को जिस पोल्यूट कर रही है उनका मेन क्या अफेक्ट है, क्या रोल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एयर को जो चीज़ पोल्यूट कर रही है वो आपके पोllutants कहलाते हैं, ठीक है। और मेनली जो आपके पोllutants जो हमने डिस्कस करने हैं वो सॉक्सेज हैं, मतलब कि सल्फर, मेनली उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है। नंबर 2 नॉक्स होते हैं। नॉक्स बेसिकली मतलब ये सल्फर की ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड मेनली, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नॉक्स बोलते हैं। और इसमें आपके पास दो होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। फिर थर्ड आपकी जो पोल्यूटेंट कंसिडर होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और फोर्थ कुछ पार्टिकुलेट्स होते हैं, ये हम एट दी एंड डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मेनली आपके पास ये पोल्यूटेंट्स हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास एक आप पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन एक्टिविटीज के से पोल्यूटेंट बनाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, लेकिन वो भी हमारे गलत इस्तेमाल से हमारे एक्सेसिव इस्तेमाल, चीज़ों से इस्तेमाल से, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से और डिफरेंट चीज़ों से हमारी जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज हो गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए उतनी बेनिफिशियल भी है आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, आपके अर्थ के टेम्परेचर को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो आपके अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाए और हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ये है कि वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, लेकिन क्योंकि उसकी लेयर हमारी यहाँ से एक हमारी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे जो उसकी लेयर है वो बड़ी हो गई है, थिक हो गई है, जिसकी वजह से आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग में, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। तो फिलहाल आपने यही याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो पोल्यूटेंट नहीं है, गलती से भी नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये पोल्यूटेंट्स हैं, कार्बन, सल्फर की ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पार्टिकुलेट्स, जिसमें मेनली कार्बन आता है। ये आपके एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करते हैं इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। हमने इन
जो पोllutants हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करना है। हमने जो करना ये है कि आपने इसको ऐसे ही याद रखना है कि आपने हर पोllूटेंट को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या कोई भी पोllूटेंट होगा, उसकी तीन या चार उसकी आप हेडिंग्स बना के याद कर सकते हैं। इनको ये इस चैप्टर में मेनली रीड करना है और याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सॉफ्ट, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। हम ठीक है, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो हमने क्या क्या इसमें करना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर जो पहला याद करना है, डेट इज सोर्स, कि सल्फर डाइऑक्साइड की सोर्स क्या है। ठीक है, हर पोllूटेंट की ये डेफिनेशन, ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको याद हो। नंबर टू, उसकी अफेक्ट, कि वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है ऑन ऑन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन्वायरमेंट। फिर हमने थर्ड ये देखना है कि हम इसको, इसके रिमूवल के मेथड्स क्या हो सकते हैं, या आप इसको कह लें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये तीन चीजें आपने हर पोllूटेंट के लिए हमने देखनी है, कि कैसे हम, उसका सोर्स क्या है, फिर उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑन द इन्वायरमेंट, और उसके आगे फिर उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, या उसे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हमारी इन्वायरमेंट से हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला, सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो आपके ख्याल में सल्फर डाइऑक्साइड की सोर्स क्या है। सर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सर उनको जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, हम्म, ठीक है। जिनमें वो सल्फर होती है ना, उनको अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न जब होते हैं तब वो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सल्फर का मेन जो आपका सोर्स है ना, वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब देखें कैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। हमारे जो फॉसिल फ्यूल है ना, उनमें सल्फर होता है। सल्फर का कंटेंट होता है हमारे पेट्रोल में, यानी क्रूड ऑयल भी, आप जो भी ले लें क्रूड ऑयल, उसमें भी सल्फर होता है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं, चलिए ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर सल्फर का कंटेंट है। जब फॉसिल फ्यूल ने बर्न होना है कंबस्शन इंजन्स के अंदर, तो उसने क्या बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दिस इज द मेन सोर्स, आपके सल्फर डाइऑक्साइड की मेन सोर्स ये है। सल्फर डाइऑक्साइड की मेन सोर्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये आपको पता है कि क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, 1 1 2 2 मार्क्स के, ये आसान ही होते हैं। लेकिन आपने ये, अगर आपने इस तरह पॉइंट्स बना के याद कर लेना, आपको कभी भी ये आपके पोllutants नहीं भूलेंगे। मेनली इस चैप्टर में पोllutants ही हैं। अच्छा, अब ये हो गया जी, आपके फॉसिल फ्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, ये इसका सोर्स हो गया। अब मुझे बताएं, इसके इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं कि आपके सल्फर डाइऑक्साइड के ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट्स हैं, यानी कोई प्रॉब्लम कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी पे कोई, या और दूसरा इन्वायरमेंट पे क्या इनके इफेक्ट है। सर इससे एक तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, ठीक और है, दूसरा एसिड रेन होती है जिससे डिफॉरेस्टेशन होती है। सही है। तो दो इसके मेनली इफेक्ट्स हैं। एक तो ह्यूमन बॉडी पे जो से इफेक्ट्स हैं, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा कॉज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी लाइनिंग जो सी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो एक तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड का ह्यूमन बॉडी पे। दूसरा, इसकी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ये होता है कि आप देखें सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा होता है, डेट कॉज एसिड रेन। यानी कि जिस एरिया में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो जब वहाँ पे बारिश होगी, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड उस पानी के साथ मिलके एसिड
रेन कॉज करेगा, यानी रेन से मिलके वो एसिड रेन कॉज करा रहा होता है वहां पे उस एरिया में। उससे देखिए अफेक्ट क्या आते हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन सही है, एसिडिक आपकी सॉइल हो जाएगी तो उसमें आपका कोई प्लांट भी ग्रो नहीं करेगा, पहली बात। फिर एसिड रेन होने से जो बिल्डिंग्स हैं वो इरोड होती हैं, जो मार्बल होते हैं वो इरोड होते हैं। देखिए एक चीज होती है क्रोड, एक होती है इरोड। इरोड जैसे मार्बल अक्सर आपने देखा होगा जो खराब हो रहा होता है उसको इरोजन कहते हैं। तो ये कॉज होती है एसिड रेन से। अगर एसिड रेन आपकी बिल्डिंग्स पे गिरे, आपके मार्बल्स पे गिरे, तो वो उस सरफेस को इरोड कर देते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट है, एक्वेटिक लाइफ पे भी हम आते हैं। तो एसिड रेन, एंड एसिड रेन के बाद आप लिखेंगे कि सॉयल पीएच डिस्टर्ब होती है, वहां पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा, देखें जहाँ पे एसिड रेन होती है ना, वहाँ पे स्किन डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि वो जो बारिश आपके ऊपर बॉडी पे गिरेगी, एसिड आपके ऊपर गिर रहा है, तो उससे स्किन डिजीजेस होती हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर ये होते हैं। ये हो गया बेटा। इसके अलावा मुझे वो बताया कि एक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है इनका। सर ऑक्सीजन डिक्रीज होती है। ऑक्सीजन के अलावा कोई बताया जी, जायमा। फिर फिश वगैरह जो सारे होते हैं और प्लांट्स वगैरह होते हैं वो लाइक मर जाते हैं उसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। अच्छा देखें, एक तो ये है कि आपके जब एसिड रेन होती है तो वो जब लेक्स और रिवर्स में पानी जाता है ना, तो वो एसिडिक वाटर जा रहा है ना बेसिकली उनमें, तो उससे आपकी एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना वो डेड हो जाती है। ये चीज समझ आइए, क्योंकि एसिड रेन हो रही है और वो एसिड वाला जो पानी है वो बेसिकली जा रहा है रिवर्स और लेक्स में, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है वो डिस्टर्ब होगी और वहां पे आपका वो डेथ हो जाएंगी। तो ये आपके इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले देखें, सोर्सेज याद करनी है आपने, किस तरह ही याद करनी है, तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सोर्सेज, फिर इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे हमने डिस्कस कर लिया, एनवायरनमेंट पे और इक्वेटिक लाइफ पे भी हमने डिस्कस कर लिया सारा कुछ। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम, ये तो हमने सब कुछ देख लिया कि ये सारा कुछ होता है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके उधर से भी तो निकल रहा होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें भी फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा होता है, मेनली तो वही सोर्स है। तो अगर आप वैसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जनाब आपका जो कोल या ऑयल की बर्निंग से भी आपका ये जनरेट होता है, बेसिकली वही फॉसिल फ्यूल ही है। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक, वो भी ठीक होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, फैक्ट्स वगैरह सारे देख लिए हैं। अब मुझे बताएं कि इनके रिमूवल का, हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल का कोई मेथड बता दें इसका। सर डीसल्फराइजेशन करते हैं उसको, कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करके। अच्छा, अ, ठीक है, डीसल्फराइजेशन हम करते हैं। डीसल्फराइजेशन में एक तो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो आपका सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट से भी कैल्शियम ऑक्साइड ही लेते हैं हम बेसिकली। तो रिमूवल का मेथड क्या है कि देखें, आपकी डीसल्फराइजेशन बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। अगर एक वन वन मार्क का आता है तो आप लिख दें डी डीसल्फराइजेशन, डी इज फॉर रिमूवल, यानी आप सल्फर को रिमूव करें, तो वो डीसल्फराइजेशन होती है। अगर आपको ये आ जाए तो आपने इस तरह लिखना है। अच्छा, अब डीसल्फराइजेशन के भी ना काफ़ी तरीकों से हो सकती है। देखिए कैसे, आपका जो क्रूड ऑयल होता है ना, जो रिफाइनरीज में जाता है, और हमने पढ़ा था रिफाइनरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स हम सेपरेट करते हैं इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, चीज़ें अलग अलग होती हैं।
अब होता ये है कि उस उनको पता है कि ये इसके अंदर सल्फर भी है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले उधर ही डीसल्फराइजर लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि सल्फर को रिमूव करते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल को, यानी कि आपका जो क्रूड ऑयल है जो कि रिफाइनरी में जा रहा है, जिस जहाँ पे सेपरेशन होनी है, वो क्या करते हैं कि वो पहले ही डीसल्फराइजर लगाते हैं। ये तो हम आपने पढ़ा होगा ना बुक में, कि उसने लिखा होगा कि चिमनी के बाहर लगाते हैं, चिमनी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो वहां पे सारी कहानी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल को ट्रीट करते हैं पहले, बिफोर गोइंग टू रिफाइनरी, या फ्रैक्शनल टावर या फ्रैक्शनेटिंग टावर है जिसे हम कहते हैं, इसको पहले ट्रीट करते हैं, सल्फर को निकालते हैं। वो भी डीसल्फराइजेशन ही है, रिमूवल हो रहा है ना। तो एक वो है कि ट्रीटिंग ऑफ क्रूड ऑयल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डीसल्फराइजेशन, कि आपने अपने क्रूड ऑयल को पहले सल्फर से पाक किया, यानी कि आप लिख सकते हैं ट्रीटमेंट। यानी कि आपने क्रूड ऑयल को पहले ट्रीटमेंट की, उसमें से डीसल्फराइजेशन की बिफोर गोइंग टू टावर, यानी कि उस क्रूड ऑयल को। तो इससे क्या होगा, इसका देखें फायदा क्या होगा, कि जब आपकी गाड़ी में या उधर से जो आपको पेट्रोल या डीजल मिलेगा, या फर्नेस ऑयल मिलेगा, या ल्यूब ऑयल मिलेगा, या फ्यूल ऑयल मिलेगा, जितने भी आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे, उसके अंदर सल्फर नहीं होगा, क्योंकि आपने क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल में से पहले ही सल्फर को रिमूव कर लिया है। तो ये फायदा हो जाता है। दूसरा क्या करते हैं हम, जो आपने बताया था, हम डीसल्फराइजेशन करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, बेसिकली उसे कहते हैं, विद कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं स्क्रबिंग और डीसल्फराइजेशन। करते कैसे हैं, आपको पता होगा कि ये देखें, ये आपकी ना फैक्ट्री है, लेट्स सपोज ये दिस इज फैक्ट्री, और इसके ऊपर चिमनी होती है और इसमें से ना, इसमें आपके फर्नेस है, और फर्नेस में आपका फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है ना, और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आपको पता है क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है चिमनी से, दिस इज चिमनी, जो धुआं बाहर फेंकती है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको ट्रीट करवाते हैं। हम, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही बेटा, आपने सीरियस नहीं लेना इस बात को, ये बाहरी कंट्रीज की बात हो रही है। तो क्या करते हैं कि इस सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर एग्जॉस्ट से नहीं भेजते चिमनी से, वो इसको ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ, यहाँ पे वो ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी क्या रीजन बेटा आपको समझ आती है, कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों लिया, मैं कोई और चीज़ क्यों नहीं ले सकता? सर एसिडिक ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जी। देखिए, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करिए, मसला आपको सल्फर डाइऑक्साइड से है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका, आपको पता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो सा है नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, एसिडिक। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या ऐड करते हैं, बेस। और बेस कैसे पता चलेगी आपको, जैसे आपके पास, आपको बताइए मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। तो दिस इज बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस तरह हम इसको रिमूव कर लेते हैं, हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं भेजते। दो तरीकों से, एक तो आप अपने फॉसिल फ्यूल या क्रूड ऑयल जो आपका रिफाइनरी में जा रहा है, उसको पहले ट्रीट कर दें, उसमें से पहले डीसल्फराइज सल्फर रिमूव कर दें। दूसरा, आप इसको करवा लें, इसकी स्क्रबिंग करवा लें, डीसल्फराइजेशन, चिमनीज जो फैक्ट्रीज के धुएं से होती हैं, तो उसको ट्रीट करवा लें, तो उस तरह भी आप इसको करवा सकते हैं। तो ये दो तरीकों से आप करवा सकते हैं। तो ये आपका है
सल्फर डाइऑक्साइड का सारा प्रोसेस। इसी तरह आपने हर चीज़ याद रखनी है, बाकियों की भी, सोर्स, इफेक्ट्स और रिमूवल, किस तरह हम इनको, कोई भी पोllूटेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मुझे बताएं ये सल्फर डाइऑक्साइड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो। नो। नो सर। जी नो ठीक है, सर। सही है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नाइट्रोजन की मेनली दो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो दोनों प्रॉब्लम कॉज करते हैं इन्वायरमेंट में। अच्छा, अब इनकी भी वही चीज़ें हमने देखनी है कि जो हमने उनकी डिस्कस की थी। नंबर वन, सोर्स। जी बताएं जी, सोर्स कौन बताएगा मुझे। सर व्हीकल्स के इंजन से आता है। सही है। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में तो इतना नहीं होता। मेनली तो आप जो सा है ना, आपके पास जो ये जनरेट होता है वो इंजन्स में ही होता है, कार इंजन्स में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसके रिजल्ट में आपका मसला मसाइल शुरू होते हैं। अब ये देखें, एक्सक्यूज मी सर। चलें। जी बेटा। सर वो लाइटनिंग का क्या था, उसमें प्रोड्यूस होती है ये? जी जी, लाइटिंग में प्रोड्यूस होती है। लाइटिंग में ऐसे प्रोड्यूस होती है, देखें। चलें इसको लिख लेते हैं, हम सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं तो भाई। एक तो आपने मुझे बताया कि कार इंजन में, ठीक है। तो देखें, ये हमने रिएक्शन पढ़ा है। ये रिएक्शन बेटा कोई बता सकता है हमने और कहाँ पढ़ा है? लाइटनिंग में पड़ा हुआ सर, आई गेस। लाइटिंग में हो गया, और किसी चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ा है, कौन बताएगा? सर वो केमिकल, वो था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला। जी जी, ये बेसिकली आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे उनको एनर्जी चाहिए होती है, जहाँ पे हम प्रोफाइल्स बनाते हैं उसकी एंडोथर्मिक की। तो हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि बेसिकली ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपके इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बन रही। उसकी रीज़न ये है कि इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लाइटनिंग के रिजल्ट में भी यही रिएक्शन होता है। तो लाइटनिंग के अंदर भी यही चक्कर होता है ना, कि उधर हाई टेम्परेचर होता है। लाइटनिंग के स्पेलिंग देख लीजिएगा, यही होंगे मेरे ख्याल से। लाइटनिंग, तो उसके रिजल्ट में भी आपकी यही बन रही है, उधर भी हाई टेम्परेचर है और आपकी कार्स में भी हाई टेम्परेचर है। तो इस रिएक्शन को बेसिकली, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता, ये आपने समझना है। तो ये आपसे कह सकता है कि भाई सब तो नाइट्रोजन भी है और 78% है एयर में, ऑक्सीजन भी, ये रिएक्ट नहीं कर रहे। आप कहेंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर इन केस ऑफ कार इंजन या कंबस्शन इंजन, या आप फैक्ट्रीज और उनके एमिशन से भी निकलता है, जो फॉसिल फ्यूल्स, आप लिख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से हमें कुछ क्वांटिटी निकलती है। तो ये सारी चीज़ों से आपके बेसिकली हाई टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं। तो लाइटनिंग के रिजल्ट में भी, कार कंबशन इंजन्स के रिजल्ट में भी, फैक्ट्रीज के धुआं से भी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहाँ पे हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर मिल रहा होता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो आपका ये बन रहा होता है। ये आगे सोर्सेज। फिर अगला हमने पढ़ा था सोर्सेज के बाद इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट एज वेल एज ऑन द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज ऑन द एक्वेटिक लाइफ, यानी जितने भी हम इफेक्ट्स इसके पढ़ सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो इफेक्ट्स कौन बताएगा बेटा? सर अस्थमा अटैक्स होते हैं।
अच्छा, रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं और एसिड रेन होती है। सही है। और कुछ होता है इससे? मेन इसका एक इम्पोर्टेंट आपने नहीं बताया। जी कोई और बता। फोटोकेमिकल स्मोक। जी। कैंसर होता है सर? नहीं, अल्लाह रहम करे। कैंसर तो बहुत सीवियर कंडीशंस में है। मेन इसका सबसे पहले ये है कि आपकी एसिडिक रेन है, ठीक है। अब आपकी एसिडिक रेन वही कहानी है जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ है, लेकिन आप ये देखें, इसके अंदर एसिड रेन जो होता है ना, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं कॉज कर रही होती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रिक एसिड आपका बना रहा होता है। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? ये फर्दर ऑक्सीडाइज होती है, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपकी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। यानी आपकी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी, वो फर्दर ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जाती है। वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके जहाँ बारिश होती है, वहाँ पे नाइट्रिक एसिड यानी एसिड रेन कॉज कर रही होती है। फिर एसिड रेन जहाँ होती है उसके इफेक्ट्स वही हैं, स्किन डिजीजेज, बिल्डिंग्स पे अफेक्ट, प्लांट पे अफेक्ट, डिफोरेस्टेशन। तो मतलब इस सेंस में नहीं है कि मतलब वहाँ पे उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी, वहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, स्किन की डिजीजेज होंगी, स्किन कैंसर हो सकते हैं, एक्सेसिव अगर ये आ जाए बारिश। और ये है, तो ये आपके पास इसके अफेक्ट हैं, ठीक है। एसिड रेन जब कॉज होगी, और उसी से फिर आपकी एक्वेटिक लाइफ, जो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, वही एक्वेट एसिड रेन की यहाँ पे भी हमारे पे आती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं। क्योंकि एसिड रेन कॉज हो रही है, वो नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, दोनों एसिडिक हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो ये आपके, ये इसके एसिड रेन वाले जो सारे इफेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं टू डैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने उधर से ही लिखने, अगर पेपर में आ जाए तो आप वही बातें सारी लिख देंगे उसमें। फिर हमारे पास इस एक जो इम्पोर्टेंट इसका इफेक्ट है जो पूछा जाता है, वो है फोटोकेमिकल स्मोक। जो अक्सर लाहौर वाले रीजन्स में और इधर जहाँ पे फैक्ट्रीज है, मुल्तान, वहाँ पे होता है, जो अक्सर आपको आता भी है, नज़र भी आती है फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कॉज करते हैं, ना सल्फर डाइऑक्साइड, ना कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, या ना दूसरा आपका पार्टिकलेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो चीज़ कॉज कर रही है, वो आपकी कर रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सबसे पहले आपने ये याद रखना है। इसके अंदर क्या होती है बेटा, आपको पता है कि फोटोकेमिकल स्मोक होती क्या, स्मोक क्या होती है? नहीं, सर बेसिकली लाइक पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन होती तो है। स्मोक वैसे होती क्या है स्मोक? देखना, स्मोक का वर्ड कहाँ से निकला है? ये फॉग और स्मोक के कॉम्बिनेशन से है ना स्मोक। ये बेसिकली होता ये है कि डिफरेंट गैसेस जो सी होती है ना, जो जहाँ पे बेसिकली फैक्ट्री एरिया होता है या बड़ी सिटीज में, वहां पे आप देखें गाड़ियां भी ज्यादा हैं, वहां पे उनकी एग्जॉस्ट से धुआं भी निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेस, डिफरेंट गैसेस वहां से फैक्ट्री के एरिया से भी, गाड़ियों के इंजन से भी, एग्जॉस्ट से भी चीजें निकल रही होती हैं। तो डिफरेंट गैसेस जब कंबाइन हो जाती हैं ना, तो वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाती है, वो हार्मफुल चीज बन जाती है। वो जो हार्मफुल गैस या हार्मफुल वो चीज मटेरियल टाइप आप कह लें ना, प्रोडक्ट होती है, उसको हम कहते हैं स्मोक, ठीक है। और फोटो का वर्ड आपको पता है, फोटो केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़े हैं कि वो रिएक्शन जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट होते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं फोटो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जहाँ पे आप क्लोरीनेशन करवाते थे, तो वो आपका इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं। तो इसी तरह ये जो रिएक्शन है, जो फोटोकेमिकल स्मोक बनती है, ये स्मोक भी सनलाइट से बनती है। मतलब कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है आपके पास।
स्मोक और फोटोकेमिकल आपको पास समझ आ गया है, फोटो का वर्ड किस लिए यूज होता है। तो उनसे मिलके ये सारी चीजें बनती हैं। आवाज आ रही बेटा मेरी? बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस। अच्छा, तो ये आपको फोटोकेमिकल स्मोक की समझ आई है? कोई डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट मेरे ख्याल से कोई इशू था। मुझे बताएं, ये फोटोकेमिकल स्मोक की समझ आई है आप लोगों को? यस। जी सर। ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक आपकी क्रिएट होती है। अच्छा, अब फोटोकेमिकल स्मोक के आगे आपके इश्यूज ये हैं जो आपने बताया था। फोटोकेमिकल स्मोक, आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस। यस। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक हो गया। और फोटोकेमिकल स्मोक के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो फोटोकेमिकल स्मोक के इफेक्ट्स हैं। फोटोकेमिकल स्मोक के जो इफेक्ट्स हैं आपके पास, वो आपका अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पास। ठीक है। और उसके बाद आपके पास अ, इससे आपके पास आई डिजीजेस भी हैं। ठीक है। आप अक्सर देखते हैं कि जब ये प्रॉब्लम होती